हाय गाइस, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो चलिए फैंक्सी और बीस्ट किंग की कहानी शुरू करते हैं। फैंक्सी ने अपना रूप पूरी तरह बदल लिया है। अब वह इस नई पहचान में पूरी तरह ढल चुकी है। चूंकि फैंक्सी ने कुछ समय के लिए नॉन्गटोंग सिटी में ही रहने का फैसला कर लिया था, इसलिए सबसे पहला काम था रहने के लिए एक सुरक्षित घर ढूंढना। वह अपने कलाई पर बांधे कम्युनिकेटर की हल्की नीली स्क्रीन पर घरों की जानकारी देख रही थी और अपने लिए कोई सही जगह चुनने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच उसने चुपके से अपने काले लबादे के अंदर से एक न्यूट्रिएंट कैन निकाला। ढक्कन खोलते ही अंदर हल्के रंग का गाढ़ा हल्का मांस जैसा पेस्ट दिखाई दिया। भूख से बेहाल फैंक्सी ने एक छोटा सा कॉर्न मुंह में रखा, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा सिकुड़ गया। उफ, कितना भयानक स्वाद है। ऐसा लग रहा था जैसे अधपिसे मांस के रेशे दांतों में फंस रहे हो। उसमें अलग अलग विटामिन मिलाए गए थे, इसलिए हल्की कड़वाहट भी थी। सबसे बुरी बात, इसमें जानवर के कच्चे मांस जैसे तेल, बदबू और मछली जैसे दुर्गंध आ रहे थे। बहुत मुश्किल से उसने वह निवाला निगला। अब उसके हाथ में पकड़ा बाकी खाना खाने की इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे याद आया, उसने अपने स्पेस डायमेंशन में 9 और डिब्बे रखे हुए हैं। यही सोचकर उसका दिल बैठ गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सिर्फ एक और खाते ही उसके पेट की भूख लगभग गायब हो गई। पेट में हल्की गर्माहट फैल गई। फैंक्सी ने राहत की सांस ली। उसने तुरंत डिब्बे का ढक्कन बंद किया और उसे वापस अपने स्पेस डायमेंशन में रख दिया। उसने मन ही मन सोचा, आधुनिक दुनिया के इतने स्वादिष्ट खाना खाने के बाद मैं ये चीज़ कैसे खाऊं? उसके लिए यह खाना सचमुच किसी सजा से कम नहीं था। उसने फिर से अपना ध्यान कम्युनिकेटर की स्क्रीन पर दिख रहे घरों की जानकारी की ओर लगाया। तभी उसके सामने वाली सीट पर बैठी लंबे भूरे कानों वाली खरगोश जाति की एक उपस्थिति पीछे मुड़ी और मुस्कुराते हुए बोली, तुम भी नॉन्गटोंग सिटी जा रही हो क्या? सफर बहुत ही बोरिंग लग रहा है। चलो थोड़ी देर बातें कर लेते हैं। फैंक्सी ने सिर उठा के उसकी ओर देखा। उसे इस दुनिया की जानकारी की बहुत जरूरत थी, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए अपना कम्युनिकेटर बंद किया और सहजता से बातचीत शुरू कर दी। सुना है नॉन्गटोंग सिटी का स्ट्यूड मीट बहुत मशहूर है। इतना सुनते ही खरगोश कान वाली उपस्त्री उत्साहित हो गई। क्या तुम साउथ डिस्ट्रिक्ट के थर्ड माउंटेन वाले स्ट्यूड मीट की बात कर रही हो? मैं बचपन में नॉन्गटोंग सिटी में रहती थी, लेकिन मैंने उसे सिर्फ एक ही बार खाया है। उसका स्वाद तो कमाल होता है। यही सब बातें वो लोग करने लगी। आसपास में बैठी उपस्त्रियां भी उनकी बातें सुन रही थी। फैंक्सी चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी। उसे इस दुनिया की व्यवस्था पहले से कहीं अधिक स्पष्ट समझ आने लगी। फैंक्सी को समझ आया कि ऊपर से देखने पर भले ही फीमेल की बहुत सम्मान और सुख सुविधा मिली हो, लेकिन असली शक्ति अब भी पुरुष बिस्टमैन के हाथों में ही थी। उसने मन ही मन निर्णय लिया, मैं किसी भी कीमत पर अपनी असली पहचान छुपा के रहूंगी। पहले सुरक्षित तरीके से नॉन्गटोंग सिटी में बसना जरूरी है। कांग सिटी से नॉन्गटोंग सिटी का सफर आसान नहीं था। रास्ते में उन्होंने दर्जनों ऊंचे ऊंचे पहाड़े पार की और एक दर्जन से भी ज्यादा गहरी घाटियां पीछे छोड़ दिया। पूरे 2 दिन लगातार यात्रा करने के बाद आखिरकार तीसरे सुबह ग्रीन ऑक्स बिस्टमैन एक विशाल समतल मैदान में आके रुका। फैंक्सी ने सामने नजर उठाया और अगले ही पल उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसके सामने था नॉन्गटोंग सिटी। पहाड़ों से घिरी एक विशाल घाटी के बीच बसा हुआ, धातु से बना हुआ एक अविश्वसनीय महानगर। धरती से आसमान तक उठती हुई गगनचुंबी इमारतें, मानो भविष्य की किसी साइंस फिक्शन दुनिया में आ गई हो। पूरे शहर की बाहरी दीवार के चारों ओर बैंगनी रंग की बिजली लगातार चमक रही थी। अंदर दूर दूर तक सड़कें एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। हर इमारत पिरामिड जैसी व्यवस्थित बनावट में खड़ी थी। उन पर बने अनगिनत छोटे छोटे खिड़की दरवाजे दूर से किसी मधुमक्खी के छत्ते जैसे दिखाई दे रहे थे। सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि उन इमारतों के बीच हवा में
धातु से बने हुए उड़ने वाले वाहन पूरी व्यवस्था के साथ आ जा रहे थे। फ्रैंसी बाकी यात्रियों के साथ नीचे उतर गई। जहाँ वे उतरे थे वह किसी शहर के प्रवेश द्वार जैसा विशाल खुला मैदान था। वह कुछ पल के लिए वहीं खड़ी रह गई। सामने फैली ऊंची ऊंची इमारतों का तो जैसे कोई अंत ही नहीं था। फ्रैंसी अनायास बोल पड़ी, इसे गरीब शहर कहते हैं। इतने में रास्ते में दोस्त बनी वही खरगोश कान वाली उपस्त्री उसके पास से गुजरते हुए हंस पड़ी। देखा, जमीन कम है और लोग यहाँ बहुत ज्यादा है, इसलिए हमें इन छोटे छोटे धातु के घरों में ठूस ठूस कर रहना पड़ रहा है। जंगलों में तो सिर्फ फीमेल और ताकतवर बिस्टमैन ही रह सकते हैं। फ्रैंसी ने हल्का सा सिर हिलाया। हाँ, बात तो सही है। हालांकि अंदर ही अंदर वह अब भी इस शहर को देखकर हैरान थी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। उसे किसी भी हाल में ऐसा नहीं दिखाना था जैसे वो पहली बार इस दुनिया को देख रही है। कुछ देर भीड़ के साथ चलते रहने के बाद वे एक बहुत बड़ी लकड़ी के द्वार पर पहुंची। द्वार पार करते ही फैंसी आधिकारिक रूप से नांगटोंग सिटी के अंदर प्रवेश कर चुकी थी। अंदर भी चारों ओर खुला इलाका था। सबसे नजदीकी इमारत काफी दूर दिख रही थी। अपने साथ यात्रा करने वाले लोगों से विदा लेकर फैंसी सड़क के किनारे खड़ी हो गई। उसने कलाई पर बंधे कम्युनिकेटर की स्क्रीन खोली और किसी का इंतजार करने लगी। तभी एक पीले रंग की उड़ती हुई कार धीरे धीरे उसके सामने हवा में आकर रुक गई। कार का दरवाजा खुला। उसमें सफेद सूट पहने एक उपस्त्री मुस्कुराते हुए बाहर निकली। वह सीधे फैंसी के पास आई से विनम्रता के साथ बोली, क्या आप उपस्त्री फैंसी है? मैं रियल एस्टेट की मैनेजर रेट लिंग हूँ। आपने ऑनलाइन में जो घर देखने का समय तय किया था, मैं आपको उसी के लिए लेने आई हूँ। फैंसी ने उसकी ओर देखा। सफर के दौरान ही उसने कम्युनिकेटर घर ढूंढना शुरू कर दिया था। पहले उसका इरादा था कि कोई छोटा सा किराया का घर या सराया मिल जाता, लेकिन उसे जल्दी पता चल गया कि यहाँ किराए के घर नहीं मिलते हैं, न ही होटल मिलता है। सिर्फ घर खरीदे जाते हैं, या फिर किसी बिजनेसमैन के साथ शादी कर लो। तो वो ऐसा कर नहीं सकती थी। उसके पास केवल एक घर खरीदने का ही रास्ता बचा था। इसलिए उसने पहले से ही ऑनलाइन रेड लिंक से संपर्क कर लिया था और उसने पहुंचने का समय भी बता दिया था। फैंसी मुस्कुराई। हाँ, उम्मीद है मेरी बताई हुई शर्तों के अनुसार कोई घर मिल गया होगा। उसकी केवल एक ही शर्त थी, ऐसी जगह जहाँ कम से कम लोग रहते हों। लेकिन नांगटोंग सिटी में 100 मंजिल ऊंची इमारतों को देखकर उसे अब खुद भी भरोसा नहीं रह गया था कि ऐसा घर सच में मिल सकता है। फिर भी इस दुनिया में पैसा बहुत कुछ आसान कर देता था। सफर के दौरान उसने अपने कपड़े भी बदल लिए थे। अब उसने साधारण ग्रे रंग की लंबी बाहों वाली शर्ट और पैंट पहन रखी थी और उसके सिर पर ग्रे रंग की टोपी थी। पूरा पहनावा देखकर कोई भी यही सोचेगा कि इसकी कीमत 500 सिक्के से भी कम होगी। रेटलिंग ने गाड़ी में बैठे पीछे तरफ मुड़कर उप स्त्री को चुपचाप ऊपर से नीचे तक देखा। देखने में वो साधारण और गरीब लग रही थी, लेकिन रेटलिंग को पहले ही 1 लाख सिक्के की अग्रिम राशि मिल चुकी थी। उसने उसके पहनावे पर ध्यान नहीं दिया, ना ही उस पर कोई राय बनाई। वह पूरी ईमानदारी के साथ अपने ग्राहक के लिए उपयुक्त घर देखने की तैयारी में लग गई। कहानी पसंद आता है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट भी जरूर करें।